Today we are starting next part of the acid bases and salt chapter. Our next topic is what do all acids have in common? देखो बहुत से एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए हैं एसिड्स के. अगेन डिस्कस कर रहे हैं. Acids, it may be hydrochloric acid, it may be H2SO4, sulfuric acid, it may be nitric acid. इन सब एसिड्स के अंदर क्या चीज कॉमन है? दैट इज H एटम. तो साइंटिस्ट ने क्लियर किया कि जिस सब्सटेंस के अंदर H एटम है दे मे बी एसिड. बट क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? ग्लूकोज. देखो ग्लूकोज के फॉर्मूले में होता है C6H12O6. इट ऑल्सो हैव H. एल्कोहल C2H5OH. इट ऑल्सो हैव H. कैसे चेक किया उन्होंने? एक कंटेनर के अंदर एसिड का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड फिक्स किए और इलेक्ट्रोड से कनेक्शन कर दिया बल्ब. जब उन्होंने कंटेनर के अंदर HCl लिया तो बल्ब ग्लो कर रहा था. आपने 8th क्लास में स्टडी किया है. अगर आप सॉल्यूशन में एसिड बेस या कोई इम्प्योरिटीज मिक्स करते हो तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब ग्लो करेगा. H2SO4 के साथ करके देखा तब भी बल्ब ग्लो कर रहा था. HNO3 के साथ किया तब भी बल्ब ग्लो कर रहा था. बट ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं था. देन उनके माइंड में क्वेश्चन आया, why HCl, HNO3 show acidic behavior and glucose, alcohol don't show the acidic behavior, even they have H atom. It means आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस. इट मीन्स इनके पास तो क्या है? आयंस. और इनके पास आयंस नहीं है. कॉमन क्या है? H. तो इट मीन्स इन एसिड्स के अंदर H प्लस आयंस क्या थे? मूव कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे. बट इनके पास में H एटम तो है बट H प्लस आयन की फॉर्म में नहीं है. सो इससे क्लियर हो गया कि एसिड सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है दैट हैव H प्लस आयन. यानी अगर सब्सटेंस के पास में सो टेस्ट है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो एसिड होगा. अगर उस सब्सटेंस के पास में H प्लस आयन है तो इट मीन्स श्योर वो क्या है? एसिड सब्सटेंस. अब उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने इन एसिड्स को लिया, एसिड को कंटेनर में डिप किया. एक कंटेनर में तो ओनली HCl लिया, उसमें एक भी ड्रॉप वाटर की मिक्स नहीं की. और दूसरे कंटेनर में अगेन HCl लिया बट उस HCl के साथ में सम अमाउंट के अंदर वाटर भी ऐड कर दिया. अब दोनों ही कंटेनर के अंदर उन्होंने ड्राई लिटमस पेपर, आइदर ब्लू या रेड कोई भी लिटमस पेपर है, डिप किया. जब इसमें लिटमस पेपर डिप किया, रेड लिटमस पेपर, कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ. ब्लू लिटमस पेपर भी इसमें डिप किया तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आया. जबकि आपको क्या बताया गया है कि अगर एसिड सब्सटेंस है तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा. अगर रेड है तो रेड ही रहेगा बट ब्लू लिटमस पेपर का कलर किसमें कन्वर्ट करेगा? रेड में. बट ऐसा नहीं हुआ. सेकेंड वाले में क्या किया उन्होंने? अगेन यही एक्टिविटी रिपीट की. तो उस केस के अंदर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इसमें तो ड्राई HCl यूज किया है, ओनली HCl है, उसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. अब मॉडर्न डेफिनेशन है वो दी है अरेनियस ने. अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है? द सब्सटेंस विच हैव H atom, H plus ion, and they give H plus ion in presence of water.
वाटर की प्रेजेंस में जो H प्लस आयन दे रहे हैं दैट आर कॉल्ड एसिड। देखो दोनों में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल के अंदर वाटर ही ऐसा है जो इन एसिड को डिसोसिएट होने में हेल्प कर रहा है, यानी ब्रेक होने में हेल्प कर रहा है। अगर वाटर नहीं है तो HCl क्या रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे। बट जैसे ही आप वाटर मिक्स करोगे तो वो वाटर इस HCl को ब्रेक होने में हेल्प करेगा और उससे रिलीज होंगे H प्लस आयन। और जैसे H प्लस आयन रिलीज होंगे देन दे शो द नेचर ऑफ एसिड। व्हाट हैपेंस विद एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा एसिड एंड बेस के साथ में, एसिड इट मींस HCl वाटर की प्रेजेंस में है तो हम कह रहे हैं कि ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने पर इट रिलीज H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, तभी तो ये क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर। बट ये जो H प्लस आयन है ये ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल हो जाता है। सो ये H प्लस आयन जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उस कंटेनर में उनके साथ में रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है H3O+। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर आपको कहते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं तो इट मींस वो एसिड है। और अगर आपको ये बोलते हैं कि अगर किसी कंटेनर में हाइड्रोनियम आयन H3O+ रिलीज हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो एसिड, बिकॉज H प्लस आयन ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं है और वही वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक स्टेबल आयन बना रहा है दैट इज हाइड्रोनियम आयन। बेस के साथ क्या होता है, अगर बेस लें तो वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है और क्या रिलीज करता है, आयन OH माइनस। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड की एक डेफिनेशन तो यही थी कि H प्लस आयन जो रिलीज करे वो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और बेस की डेफिनेशन ये थी कि जो सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में OH माइनस रिलीज करे दैट आर कॉल्ड बेस। अब ये क्वेश्चन था कि कुछ एसिड की नेचर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सेम थिंग बेस में, और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए उन्होंने ये क्लियर किया, द सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कॉल एसिड। If substance give H plus ion in higher amount in presence of water, then it is called strong acid. If substances give H plus ion in lesser amount, it is called weak acid. Same thing base में, if substances give OH minus ion in presence of water, called base. If they give OH minus ion in higher amount, called strong base. If give less amount of OH minus ion, called weak base. अब कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज दे गिव H प्लस आयन इन हायर अमाउंट। H2SO4 sulfuric acid, it is also strong acid. HNO3 it is also example of strong acid. वीक एसिड में एग्जाम्पल है CH3COOH, इट इज अ एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस, दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपको, NaOH और KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस में एक एग्जाम्पल पढ़ना है दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग में तीन है HCl, H2SO4, HNO3, वीक में है CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH, और वीक बेस में है NH4OH। अब इन सब्सटेंसेस के अंदर तो एंटर होके आपने देखना नहीं है कि ये H प्लस हायर अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं या लेसर अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं, या OH के केस में भी चेक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक मेजरमेंट दैट इज pH। pH क्या है, एक मेजरमेंट है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन।
यानी एसिड और बेस जब डिसोसिएट होंगे तो वो H प्लस आयन कितनी अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं या OH माइनस आयन कितनी अमाउंट में रिलीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे उसकी पीएच एंड देन फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक। तो नेक्स्ट टॉपिक करें हम पीएच। देखो पीएच वर्ड के अंदर P that derive from a Greek word that is potenge. Potenge means power. H means H plus ion concentration. इसी pH का एक फॉर्मूला बताया था, pH is equal to minus log H plus ion concentration. अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से लेस देन है तो उस केस में वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, और अगर किसी सॉल्यूशन की pH मोर देन 7 है, 7 to 14 के बीच में है, तो उस केस में वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का। अब कैसे pH चेक करनी है, इसके लिए स्पेसिफिक टाइप के pH पेपर आते हैं। pH पेपर को सॉल्यूशन में डिप करो तो pH पेपर का कलर चेंज होगा और कलर के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना है कि उसकी pH कितनी है। तो pH पेपर एक नॉर्मल पेपर स्ट्रिप की तरह होता है जिसके अंदर रेंज होती है 0 to 14। देखो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। स्टार्टिंग कलर इस टाइप से, आपको इसमें सारे कलर्स याद नहीं करने हैं। 0 के नियर बाय जो कलर होता है वो रेडिश कलर के अंदर होता है, और इधर से स्टार्ट हो जाता है ऑरेंज ग्रीनिश शेड। 7 पे अप्रोक्सीमेटली कलर होगा ग्रीन, देन 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां अप्रोक्सीमेटली कलर होता है ब्लू शेड में, और लास्ट कलर होता है पर्पल। अगर सॉल्यूशन की पीएच 7 से लेस देन है तो इसके अकॉर्डिंग कलर्स शो होंगे उस पीएच पेपर के डिप करने पर, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसकी पीएच के कलर होंगे मोर देन 7, यानी 7 से लेके 14 के बीच में। अगर ब्लू कलर आ रहा है तो उसकी रेंज 8 to 10 होगी, पर्पल आ रहा है तो उसकी रेंज हो सकती है 14, अगर रेडिश आ रहा है तो उसकी रेंज 0-1 हो सकती है। जो 7 पे है वो सब्सटेंस एक्चुअल में होता है न्यूट्रल। भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, और जो सब्सटेंस रेडिश कलर का आ रहा है वो सब्सटेंस होता है एसिडिक नेचर का, और जिसकी पीएच 0 to 1 के अंडर होगी वो सब्सटेंस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसकी रेंज 4 to 6 के बीच में है तो उस केस में वो होगा वीक एसिड। अगर उसकी रेंज 8 to 11 के बीच में है तो वो होगा वीक बेस, और अगर उसकी पीएच 14 के अप्रोक्स है तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको पीएच किसी भी सब्सटेंसेस की पीएच दे रखी है, किसी सब्सटेंस की पीएच 1 है, किसी सब्सटेंस की पीएच 4 है, किसी सब्सटेंस की पीएच 7 है, किसी सब्सटेंस की पीएच 9 है और किसी की 11, और आपको कह रहे हैं इनको एसिडिक सॉल्यूशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको पता होना चाहिए जिस सब्सटेंस की पीएच जितनी कम होगी दैट विल बी द मोर एसिडिक, बिकॉज पीएच का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। पीएच क्या है, माइनस लॉग, यानी H प्लस आयन के आगे माइनस लगा हुआ है, और हमने कहा है जितने ज्यादा H प्लस होंगे वो स्ट्रॉन्ग है, तो जितनी कम पीएच होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक है 1, उससे कम 4, उससे कम 7, देन 9, फिर 11। और अगर आपसे ऑर्डर पूछ रहे H प्लस आयन कंसंट्रेशन का, तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसकी होगी, जिसके अंदर पीएच कम है। इसकी पीएच सबसे कम है, इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में ये पहले आएगा, देन 4 वाला, इस टाइप से ऑर्डर होगा।
क्योंकि 11 pH वाला तो क्या है, बेस है, सो उस केस में OH आयन होंगे, H प्लस आयन नहीं होंगे। तो ये है आपके H प्लस आयन का ऑर्डर, और एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी यही है। और अगर आपसे बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछ रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मोर बेसिक कौन सा है, 11 वाला, देन 9, 7, 4, 1। अभी इस pH का हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखो हमारी बॉडी भी pH के अकॉर्डिंग सेंसिटिव है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कोई रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो उसके लिए हमारी बॉडी की pH रेंज होती है 7 to 7.4। 7.4 से भी छोड़ो, आप 8 तक ले सकते हो। हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसकी pH भी कितनी है, 7.4, यानी ब्लड के अंदर जो भी प्रोसेस होने हैं वो इसी pH के अंडर होने हैं। दूसरा रूल है इसका सॉइल के रिगार्डिंग। देखो अगर आपके बैकयार्ड के अंदर, आपके फार्म के अंदर, खेत में अगर सॉइल की नेचर एसिडिक है, यानी उसकी pH 7 से लेस देन है, तो उस केस में क्या करते हैं, फार्मर्स को ऐसा सजेशन देते हैं कि वो यूज करें कोई बेसिक नेचर का सब्सटेंस, यानी लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उस केस में क्या होगा, एसिड और बेस मिलके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक है वो भी एक एसिड सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी pH होती है 0 to 1 के बीच में, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ओवर ईटिंग के टाइम, ज्यादा खाना खाने पर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। रीजन, ज्यादा एसिड सिक्रेट हो रहा है बॉडी में। तो उस केस में हम यूज करते हैं इनो या बेकिंग सोडा टाइप के सब्सटेंस जो बेसिक नेचर के होंगे, और वो एक्सेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। pH के एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स में टूथ डिके का भी एक एग्जांपल है। ज्यादा टॉफीज, चॉकलेट्स ईट करने पर हमारी ओरल कैविटी, माउथ कैविटी की जो pH होती है वो 7 से लेस देन हो जाती है, जिससे टीथ की जो कवरिंग है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको पेस्ट करने के लिए, बिकॉज पेस्ट के अंदर एल्केलाइन यानी बेसिक नेचर का एक सब्सटेंस होता है जो कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज होते ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। और भी एग्जांपल्स हैं, जब भी कोई आंट स्टिंग, कोई भी आंट अपनी बॉडी के अंदर स्टिंग कर देती है अपना पॉइजन, तो उसी केस में जनरली कहते हैं कि इसके ऊपर या तो आप की रब करो या बेकिंग सोडा रब करो। रीजन क्या है, बिकॉज आंट स्टिंग के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, और अगर आप बेकिंग सोडा जो कि बेसिक नेचर का है उसके ऊपर रब करोगे तो उस केस के अंदर बेकिंग सोडा उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा ही होता है कि जो डेयरी वाले पर्सन होते हैं, दूध बेचने वाले, मिल्कमैन, वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें मिल्क सेल करना होता है, बेचना होता है, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। रीजन क्या है, अगर आप मिल्क को काफी देर तक रखोगे तो वो क्या होगा, सोर होगा, खट्टा हो जाएगा, बिकॉज वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर, और कर्ड में कन्वर्ट होते ही उसकी pH अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 हो जाती है। सो मिल्कमैन वाले पर्सन क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी नेचर, उसकी pH 7 से मोर देन हो जाती है, ताकि काफी लॉन्ग टाइम तक भी पड़ा रहेगा। तो धीरे धीरे उसकी pH लो होते होते इतनी जल्दी भी लो नहीं होगी कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स थे pH के। नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो डाइल्यूशन मीन्स एसिड एंड बेस में वाटर मिक्स करना। एसिड एंड बेस में वाटर मिक्स होगा तभी वो एसिडिक या बेसिक नेचर शो करेंगे, बट उनमें वाटर ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज डाइल्यूशन। वो कैसे करना है, देखो दो मेथड हो सकते हैं। एक एसिड को आपने डाइल्यूट करना है, तो आपने कंटेनर में एसिड ले लिया,
और दूसरे साइड से वाटर डालना स्टार्ट कर दिया। एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस है कि आपने कंटेनर में वाटर ले लिया, देन आप उसमें एसिड डालना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों मेथड में से कौन सा आप रिकमेंड करोगे, कौन सा फॉलो करोगे? तो आंसर है सेकंड वाला। देखो रीजन क्या है, एसिड हो या बेस, उनमें वाटर ऐड करने पर हीट रिलीज होती है बिकॉज इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट रिलीज होने पर जो आपका कंटेनर है वो ब्रस्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, कभी भी एसिड में वाटर मिक्स नहीं करेंगे। हम पहले वाटर लेंगे, देन उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, ये प्रोसेस स्लो होगा और ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी और इजीली हम डाइल्यूशन करते हैं। एक टर्म आती है एल्कलाई। एल्कलाई एक्चुअल के अंदर बेसिस सब्सटेंसेस है। देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, बेस क्या है, द सब्सटेंसेस विच गिव OH माइनस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कॉल्ड बेस। If these substances are also soluble in water, यानी वो OH माइनस आयन भी रिलीज कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, प्लस वो वाटर में soluble भी है, तो उस स्पेसिफिक टाइप के बेस को हम बोलते हैं एल्कलाई। उस स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं एल्कलाई। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। अब आपने इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, why HCl, HNO3, H2SO4 show the acidic behavior but glucose and alcohol don't show the acidic behavior. Second question है, why dry HCl don't change the color of litmus paper. Third question है, while diluting it is said that acid should be added to water, not water to acid. Okay students, thank you so much.